अध्याय 3 अपवाह। इस अध्याय में कुल 10 पृष्ठ हैं। ये अध्याय पृष्ठ संख्या 18 से शुरू होकर 27 पर समाप्त होता है। अध्याय 3 अपवाह, पृष्ठ संख्या 18। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसके बारे में आप भारत के भौतिक मानचित्र से जान सकते हैं। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, जैसे किसी झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र से ये पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चित्र संख्या 3.1 इसमें जल विभाजक को दिखाया गया है। इसमें धारा A और धारा B हैं, जिसे जल विभाजक दो हिस्सों में बांट रहा है। जल विभाजक का अर्थ है कोई उच्च भूमि या पर्वत। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेज़न नदी की है? ज्ञात कीजिए भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। चित्र संख्या 3.2 में गॉर्ज को दर्शाया गया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती हैं। पृष्ठ संख्या 19। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चित्र संख्या 3.3 में नदी की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है। ऊपरी भाग में नदी का स्रोत, मध्य भाग में विसर्प और गोखुर झील, जबकि निचले भाग में डेल्टा की आकृतियां होती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अपवाह प्रतिरूप। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थल शैल संरचना पर आधारित है। यह द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप है। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा
तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं, तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित करता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। यहाँ पर 4 चित्रों को दर्शाया गया है, जिसमें पहले में द्रुमाकृतिक अपवाह, दूसरे में जालीनुमा अपवाह, तीसरे में आयताकार अपवाह, जबकि चौथे में अरीय अपवाह को दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 20। इसमें भारत में बहने वाली मुख्य नदियों और झीलों के बारे में बताया गया है। उत्तर भारत की कुछ मुख्य नदियों में सिंधु, व्यास, गंगा, शारदा और यमुना नदी इस नक्शे में दिखाई गई हैं। उत्तर भारत की मुख्य झील वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। मध्य भारत में चंबल, बेतवा, घाघरा, गंगा, यमुना, सोन, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी को दर्शाया गया है। यहाँ राणा प्रताप सागर और सांभर झील राजस्थान में है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत की कुछ मुख्य नदियों में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियां हैं। निजाम सागर झील तेलंगाना, नागार्जुन सागर और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कृष्णराज सागर झील और लिंगामक्की झील कर्नाटक में, पुलिकट झील तमिलनाडु में और वेम्बनाड झील केरल में बहती हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग की कुछ मुख्य नदियां दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र हैं। पृष्ठ संख्या 21। हिमालय की नदियां। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में ये एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नूब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणिका 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। चित्र संख्या 3.5 में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम को दिखाया गया है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा,
गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र संख्या 3.4 में गंगा नदी के अपवाह तंत्र को दिखाया गया है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। पृष्ठ संख्या 22। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, उसके पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है
और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। पृष्ठ संख्या 23। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गौड़ से बहती है तथा जहां ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हैं। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत हैं। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिवसुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर,
बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ज्ञात कीजिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। पृष्ठ संख्या 24। झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती हैं। स्पिट तथा बार, रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी-कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में, ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। चित्र 3.6 में लोकताक झील को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, जिसका निर्माण भाखड़ा नांगल परियोजना से हुआ है। क्रियाकलाप। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। पृष्ठ संख्या 25।
नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण का लक्ष्य रखा गया है। पृष्ठ संख्या 26। अभ्यास। प्रश्न 1। दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1। इनमें से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? क. अरीय, ख. केंद्राभिमुख, ग. द्रुमाकृतिक और घ. जालीनुमा। 2. वूलर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? क. राजस्थान, ख. पंजाब, ग. उत्तर प्रदेश, घ. जम्मू कश्मीर। 3. नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? क. सतपुड़ा, ख. अमरकंटक, ग. ब्रह्मगिरी, घ. पश्चिमी घाट के ढाल। 4. इनमें से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? क. सांभर, ख. वूलर, ग. डल, घ. गोविंद सागर। 5. इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? क. नर्मदा, ख. गोदावरी, ग. कृष्णा, घ. महानदी। 6. इन नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क. महानदी, ख. कृष्णा, ग. तुंगभद्रा, घ. तापी। प्रश्न संख्या 2।
इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। 2. भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? 3. सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं? 4. गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? 5. लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट क्यों है? 6. कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? 7. नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। प्रश्न संख्या 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1. यहाँ भारत की कुछ झीलों के नाम हम बता रहे हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। क. वूलर, ख. डल, ग. नैनीताल, घ. भीमताल, ण. गोविंद सागर, च. लोकताक, छ. बारापानी, ज. चिल्का, झ. सांभर, य. राणा प्रताप सागर, ट. निजाम सागर, ठ. पुलिकट, ड. नागार्जुन सागर, ढ. हीराकुंड। प्रश्न संख्या 4, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 6, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? मानचित्र कौशल। 1. भारत के मानचित्र पर बताई जाने वाली नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, दिहांग। 2. भारत के रेखा मानचित्र पर बताई जाने वाली झीलों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। चिल्का, सांभर, वूलर, पुलिकट तथा कोलेरू। पृष्ठ संख्या 27, क्रियाकलाप। यहाँ दी गई वर्ग पहेली को हल करें। नोट: पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। बाएं से दाएं। 1. नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? 2. भारत की सबसे लंबी नदी। 3. व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी। 4. मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। 5. पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी। 6. किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? 7. रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? 8. प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ऊपर से नीचे। 9. सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। 10. भ्रंश अपवाह होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी। 11. दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। 12. लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी। 13. भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। 14. पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी। 15. यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी। अभी आप सुन रहे थे अध्याय 3, अपवाह।